खबरों की दुनिया से अब होगी रोजाना मुलाकात। गली चौराहे नुक्कड़ से होगी आपके हक की बात। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। खबरें वो जिनसे होगा आपका सीधा सरोकार। जनता के मुद्दों को उठाएंगे हम, क्योंकि हम हैं एएनआई न्यूज, आपकी आवाज। देखिए प्राइम टाइम रात 9 बजे। नमस्कार, एएनआई न्यूज में मैं अदिति शौर्य आपका स्वागत करती हूँ। आज आप मौजूद हैं हमारे साथ प्राइम टाइम की एक खास पेशकश आपका शहर आपकी खबर में। गले में मोटी सोने की चैन, हाथों में बड़ी बड़ी अंगूठियां देखकर किसी को उनकी पहचान बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी। डिस्को डांसर, नमक हलाल, शराबी, कमांडो और गैंग लीडर जैसी सुपरहिट फिल्मों में संगीत देने वाले बॉलीवुड के रॉक स्टार कहे जाने वाले मशहूर सिंगर और कंपोजर बप्पी लाहिड़ी ने 69 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। मुंबई के जुहू में क्रिटी केयर हॉस्पिटल में बप्पी दा ने अंतिम सांस ली तो बता दें कि कई दिनों से उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था। तो बीते दिनों उनको कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में भी लिया था। बप्पी लाहिड़ी का जन्म पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में 17 नवंबर 1952 को हुआ था। तो उनके 2 बच्चे भी हैं। बप्पी लाहिड़ी ने अपने अलग अंदाज की वजह से बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई थी और अपने सफर के शुरुआती दौर में ही कई सुपरहिट गानों को दिया था। बप्पी दा के निधन के बाद अब बॉलीवुड में शोक की लहर है, तो कई फिल्मी सितारों ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। देश में कोरोना संक्रमण अभी थमा नहीं है। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह सजग है। इसी के चलते स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सोसाइटी फिरोजाबाद में कॉलेज प्रबंधन द्वारा खासा तैयारियों को किया गया है। इस विषय में मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर संगीता अनेजा से हम जानेंगे कि कोरोना से लड़ाई के लिए उनकी क्या खास तैयारियां हैं और कोरोना से बचाव के लिए वे लोगों को क्या सावधानियां बरतने की हिदायत देती हैं। ओमिक्रॉन का चल रहा है, इसमें हम बस यही कहना चाहेंगे कि बहुत लोग इससे इन्फेक्ट हो रहे हैं, बट ये बहुत माइल्ड ग्रेड का चल रहा है। बट जिसमें कि मेनली ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट कर रहा है, जिसमें सर्दी, खांसी, जुकाम, फीवर भी आ रहा है, माइल्जिया भी हो रहा है। तो काफ़ी लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, बट काफ़ी लोग रिकवर भी कर गए हैं। विद इन क्वारंटीन ऑफ 1 वीक सब ड्यूटी पर भी आ गए हैं। काफ़ी फैकल्टी और स्टाफ भी हमारा इन्फेक्ट हुआ है। बट इसके लिए हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि सबसे ज़रूरी चीज़ वैक्सीनेशन है। जिन लोगों को भी फर्स्ट डोज लग गया है, दे शुड गो फॉर सेकेंड डोज। जिनको सेकेंड डोज हो चुका है, हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को अपना बूस्टर डोज, जिसे प्रिकॉशन डोज भी कहते हैं, वो अवश्य लेना चाहिए। इससे सिवियरिटी भी कम हो जाती है। इन्फेक्शन को अगर हम रोक नहीं सकते हैं तो उसकी सिवियरिटी को ज़रूर रोक सकते हैं। तो सबको वैक्सीनेशन प्रॉपर होना चाहिए और भीड़ से थोड़ा सा बचाव करना चाहिए। और इसके लिए बेस्ट थिंग इज़ द सोशल डिस्टेंसिंग एंड द मास्क। इस बार आपकी क्या तैयारी रहेगी नए वेव के लिए, आपके स्टाफ की? हमारे यहाँ अभी पूरी तैयारी है और इसमें पूरा स्टाफ है हमारे पास। कोविड ब्लॉक हमारा पूरा तैयार है, जिसमें 322 बेड्स हैं। आईसीयू अलग से तैयार है। बच्चों का पीक्यू वार्ड तैयार है। इक्विपमेंट्स जितने भी हैं, वेंटिलेटर, HFNO, CPAP, BiPAP और जितने भी मॉनिटर्स हैं, इन्फ्यूजन पम्प्स हैं, ऑल थिंग्स आर रेडी। कोई भी परेशानी आए तो उसके लिए हम पूर्ण तैयार हैं। इक्विपमेंट्स हैं आजकल हॉस्पिटल में, स्टाफ की कमी है, आपके यहाँ ऐसा कुछ है? नहीं, एक्चुअली हमारे पास अभी स्टाफ प्रॉपर है और अभी कभी ज़रूरत भी पड़ती है तो गवर्नमेंट एक नया जियो दे देती है, जिसमें 3 महीने के लिए अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स लोड हम स्टाफ बढ़ा भी सकते हैं। तो प्रॉपर हमारी ट्रेनिंग चल रही है, जो स्टाफ एग्जिस्टिंग भी है, प्लस आगे अगर हमें नया स्टाफ रखना है तो उनकी भी ट्रेनिंग चल रही है। तो कभी भी हम स्टाफ बढ़ा सकते हैं। दे ऑल आर प्रॉपर ट्रेंड। यूपी में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टी जनता का समर्थन पाने के लिए पूरी तरह मैदान में जुटी हुई हैं। तो ऐसे में माधोगढ़ विधानसभा सीट को हासिल करने के लिए समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में दम भरने के लिए प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम के साथ स्टार प्रचारक स्वामी प्रसाद मौर्य और राजा रामपाल हेलीकॉप्टर से कोंच पहुंचे, जहां इंटर कॉलेज मैदान पर जनसभा को आयोजित किया गया। तो इस दौरान पार्टी नेताओं ने योगी और मोदी को निशाने पर लिया।
तो साथ ही योगी जी के गर्मी उतार देने वाले बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने तंज कसा और कहा कि गर्मी तो यूपी की जनता 10 मार्च के परिणाम में उनकी उतारेगी। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने जालौन की तीनों सीटों को जिताने का जनता से आह्वान किया तो भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि ये जुमलेबाजों की सरकार है, अमीर उद्योगपतियों की सरकार है। इस दौरान पार्टी के घोषणा पत्र के अनुसार 300 यूनिट फ्री बिजली दिए जाने की बात को भी उन्होंने कहा तो वहीं प्रत्याशी को वोट करने की अपील भी की। ये अखिलेश यादव जी के साथी बैठे हैं और जो भी यहाँ साथी बैठे हैं, एक एक इनके बात का हिसाब लेना है, एक एक बात का हिसाब लेना है। और योगी जी कहते हैं 10 मार्च को हम गर्मी उतार देंगे। अरे योगी जी, आप क्या गर्मी उतारोगे? 10 मार्च को तो आपकी स्वयं गर्मी उतर जाएगी। आप तो गर्मी उतारने लायक ही नहीं रहोगे। आप क्या गर्मी उतारोगे? और एक दिल्ली में बैठे हुए बड़के नेता हैं, कहते हैं लड़कों की जोड़ी है। आपको नहीं मालूम क्या? नौजवान ही इतिहास बनाता है, नौजवान ही परिवर्तन लाता है। यही नौजवान आपके उत्तर प्रदेश की सरकार को गुजरात के बगल में हिंद महासागर में डुबोने का काम करेंगे। आप देखते रह जाओगे इन नौजवानों की क्या ताकत है। पूरा विश्वास है कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ वोट करोगे। अभी हमारे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, राजा रामपाल जी ने बड़े संक्षिप्त सार गर्भित शब्दों में हुकूमत के बारे में बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही करती है और भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसी बातें करते हैं जिन बातों का डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में, संविधान में कोई जगह नहीं है। कभी गर्मी निकालने की बात करते हैं। गर्मी अंग्रेजों की निकाल दी किसानों ने, भगा दिया हमारे बुंदेलखंड के देश के किसानों ने। गर्मी कांग्रेस की निकाल दिया और गर्मी जो गरम गरम बोलते थे उनको भी निकाल के फेंक दिया। और अब गर्मी भारतीय जनता पार्टी की निकले। मैंने सदन के अंदर, विधान परिषद के अंदर यह कहा था कि भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी बड़े उद्योगपतियों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी बड़े उद्योगपतियों के पैसे से चलती है। भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, लघु उद्योग विरोधी, कुटीर उद्योग विरोधी, छोटे छोटे कारोबारियों की विरोधी भारतीय जनता पार्टी। इसकी नीतियां गलत है। इस देश के किसानों के लिए मिट्टी धरती में काम करने वाले लोगों के अनुकूल नहीं है। विधानसभा चुनाव के चलते कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने बलरामपुर में चिंतन सभा को संबोधित किया। इस दौरान सदर भाजपा प्रत्याशी पलटू राम को जिताने की अपील की गई तो वहीं डबल इंजन सरकार के फायदे भी गिनाए गए। इसी के साथ विपक्ष को जमकर निशाने पर लिया तो साथ ही भाजपा शासनकाल में योगी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया गया। इसी के साथ राज्य मंत्री पलटू राम ने सपा प्रत्याशी पर उनके काले कारनामों को लेकर आरोप लगाए तो वहीं जनता से भाजपा को वोट की अपील की। इसी के साथ रेहरा में भी चिंतन सभा का आयोजन किया जहां प्रत्याशी राम प्रताप वर्मा को विजयी बनाने के लिए जन समर्थन का आह्वान किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री हनुमंत सिंह के साथ अन्य भाजपा नेता और समाज सेवी धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू भी मौजूद रहे। चुनाव आयोग के निर्देश पर चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच आजमगढ़ में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें कड़ी सुरक्षा के बीच समाजवादी पार्टी, बीजेपी, बसपा, कांग्रेस सहित तमाम पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने नामांकन दाखिल किया। समाजवादी पार्टी से सदर विधानसभा से पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, अतरौलिया विधानसभा से संग्राम यादव, गोपालपुर विधानसभा से नफीस अहमद और लालगंज विधानसभा से विजय सरोज व दीदारगंज विधानसभा से कमलाकांत राजभर ने नामांकन किया। तो वहीं बीजेपी से आजमगढ़ सदर विधानसभा से ताल ठोकराई अखिलेश मिश्रा गुड्डू, दीदारगंज से डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, गोपालपुर विधानसभा से सत्येंद्र राय, सगड़ी से वंदना सिंह और मेहनगर विधानसभा से मंजू सरोज व पूर्व सांसद नीलम सोनकर ने लालगंज विधानसभा से नामांकन किया। बलरामपुर से लालगंज विधानसभा के पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक अरिमर्दन सिंह और निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर पीयूष सिंह यादव के साथ दीदारगंज विधानसभा से ताल ठोक रहे भूपेंद्र सिंह मुन्ना ने नामांकन दाखिल किया। तो वहीं कांग्रेस पार्टी से एकमात्र प्रत्याशी जो निजामाबाद से अपनी ताल ठोक रहे हैं, अनिल यादव ने नामांकन दाखिल किया।
बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी व पूर्व विधायक कैलाश साहू ने प्रेस से वार्ता कर प्रदर्शन करते हुए भाजपा सदर विधायक व प्रत्याशी रवि शर्मा के सहयोगियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि झांसी में अवैध कारोबार संचालन हो रहा है, तो वहीं साथ ही विधायक जी के संरक्षण में जालौन में गांजा तस्करी में उनके सचिव भी बीते दिनों हिरासत में लिए गए थे। राजनीति की आड़ में विधायक जी अवैध कामों को संचालित करने का काम कर रहे हैं, तो अब बसपा प्रत्याशी ने आरोप लगाया, तो वहीं खुद को विधायक से जान का खतरा भी बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही जालौन जिले के अंदर एक ट्रक पकड़ा गया था। उस ट्रक में 3 करोड़ का गांजा बरामद हुआ और उस गांजे को जब मैंने अखबार में पढ़ा तो मालूम चला कि उस गांजे का जो तस्कर है, जो तस्करी कर रहा है, वो झांसी का ही व्यक्ति है। लंबे समय से झांसी में रह रहा है और लंबे समय से हमारे जो माननीय विधायक हैं पंडित रवि शर्मा जी, उनके दायां हाथ टिंकल परिहार और उसकी दोस्ती जग जाहिर है। झांसी में जितने भी अवैध कारोबार हो रहे हैं उनमें इन लोगों की संलिप्तता है। और आप जानते हैं कि झांसी में जितनी भी ज़मीनों पर व्यापारी भाइयों की ज़मीनों पर जो कब्जे हुए हैं और झांसी में जगह जगह पर जो सट्टे जुए की टेबलें चलवाई जा रही थी साथियों, तो आप सब जानते हैं कि किस व्यक्ति के संरक्षण में ये सब हो रहा था। और जब ये खुलासा हुआ, उस व्यक्ति का जब नाम आने के बाद मैंने जब इसकी डिटेल जानकारी की तो पता चला कि ये माननीय विधायक जी के बड़े ही नज़दीकी व्यक्ति हैं। तो साथियों, मुझे इसका बेहद अफसोस और दुख हुआ। मुझे मौखिक जानकारी तो बहुत दिनों से मिल रही थी कि झांसी के अंदर अवैध टेबलें, अवैध सट्टा जुआ का कारोबार, अवैध चरस गांजा व्यापारियों की ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा था। इसकी जानकारी मुझे मिल रही थी, लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ नहीं मिल रहा था। लेकिन जब मुझे प्रूफ मिला, जब एफआईआर में उस व्यक्ति का नाम आया जो इनका सबसे खास व्यक्ति है, इनका दायां हाथ है, तब मेरे पास एक प्रमाण आया कि इस प्रमाण के आधार पर मैं आपके सामने इस दावे के साथ कह सकता हूं कि जो गांजा तस्करी हो रही है झांसी के अंदर, चरस की तस्करी हो रही है, नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं माननीय जी का हाथ है। बुलंदशहर के बंद पड़े मकान में संदिग्ध हालातों में आग लगने से घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। तो वहीं बता दें कि 4 दिन पहले मकान में ताला लगाकर पीड़ित परिवार रिश्तेदारी में गया था, तो इस दौरान घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। तो वहीं पड़ोसियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। बुलंदशहर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए अंतर जनपदीय डकैत गैंग का खुलासा किया, तो साथ ही 6 डकैतों को गिरफ्तार किया जो बुलंदशहर, हापुड़ और अलीगढ़ में दर्जनों वारदातों में शामिल थे। अब पुलिस ने करीब आधा दर्जन मामलों का खुलासा भी किया है। तो इस दौरान गैंग का सरगना पुलिस ने दबोच लिया है, जिसके पास से नकदी, स्कॉर्पियो कार, तमंचा, डकैती में लूटा गया सामान भी बरामद किया गया है। देखिए, 6 सदस्यीय सातिर डकैत किस्म के अपराधी हैं जिनकी बीती रात गिरफ्तारी की गई है और ये बहुत ही सातिर किस्म के हैं। इनका गैंग लीडर आसिफ गाजियाबाद का रहने वाला है, जो थाना मसूरी के मुगल गार्डन कॉलोनी में वर्तमान में रह रहा है। 14 मुकदमे इसके विरुद्ध डकैती और गंभीर धाराओं के पूर्व से दर्ज रहे हैं और इस गैंग में कुल 6 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 3 बागपत के हैं, 1 खुर्जा देहात बुलंदशहर का है, 1 मेरठ का है और आसिफ गाजियाबाद का है। उल्लेखनीय यह है कि इनके द्वारा पिछले 1 माह के भीतर 2 घटनाएं थाना कोतवाली देहात के यमुनापुरम कॉलोनी में कारित की गई थी। ये खुला मकान देखकर अंदर प्रवेश कर जाते हैं और जो लोग अंदर हैं उन्हें हथियारों के बल पे आतंकित कर जो कुछ मिल जाता है लूटपाट लेते हैं। यद्यपि दोनों घटनाएं जो हमारे यहाँ हुई थी उनमें जो माल गया था उस कम मात्रा में था, लेकिन इसके अलावा इन्होंने अलीगढ़ में 2 डकैती की घटनाएं अभी की हैं, हापुड़ में 1, मेरठ में 1। तो इस तरह से अंतर जनपदीय स्तर पर ये बहुत ही सक्रिय होकर के आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे थे। सिद्धार्थनगर में लैपटॉप न मिलने पर थाना प्रभारी द्वारा दलित युवक को थाने में जमकर पीटने का मामला सामने आया। युवक के आरोप है कि उसको 30 घंटे तक थाने में बंद रखा गया, तो साथ ही जाति सूचक शब्दों का प्रयोग भी किया गया, जिस पर अब युवक ने एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। विधानसभा चुनाव के चलते सिद्धार्थनगर में पोलिंग व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा पोलिंग कर्मियों को ईवीएम का प्रशिक्षण दिया गया। तो इस दौरान ईवीएम के उपयोग के साथ ईवीएम के रखरखाव को बताया गया, तो साथ ही चुनाव के दौरान ईवीएम के प्रयोग पर ट्रेनिंग मुहैया कराई गई।
इस मौके पर निर्वाचन विभाग के अधिकारियों के साथ प्रशासनिक अमला भी यहाँ मौजूद रहा। ट्रेनिंग सभी पोलिंग पार्टीज़ की 2 भागों में की जा रही है। जो पहली ट्रेनिंग हुई थी उसमें पीठासीन और P1 अधिकारियों की ट्रेनिंग की गई, जिसमें 6,500 लोगों की ट्रेनिंग कराई गई है। वर्तमान में सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की ट्रेनिंग की जा रही है ताकि सेक्टर मजिस्ट्रेट्स खुद एक मास्टर ट्रेनर की तरह काम कर सकें। जब भी अगर चुनाव के दिन कोई भी समस्या आती है तो वो उस दिन सारी समस्याओं का हल वो जो है वो स्वयं भी कर पाएंगे, सक्षम रहेंगे उसमें। और जो सेकंड ट्रेनिंग की जाएगी जिसमें पीठासीन और सभी पोलिंग पार्टी रहेंगी, उसमें भी मास्टर ट्रेनिंग की तरह, ताकि हम सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को जो है उसमें भी हम उनका उपयोग कर पाएंगे। तब जो सेक्टर मजिस्ट्रेट की जो ट्रेनिंग हो रही है, चुनाव आयोग का ऐसा निर्देश था या जिले स्तर पे आप लोग अपने माध्यम से इस तरह का इनिशिएटिव ले रहे हैं? देखिए, हमेशा सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को लॉ एंड ऑर्डर और इन सब में ट्रेनिंग का हमेशा निर्देश रहता है। लेकिन ईवीएम के संबंध में उनको मास्टर ट्रेनर बनाने के संबंध में जिला स्तर से भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। बुलंदशहर की खुर्जा नगर कोतवाली पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाते हुए संदिग्ध लोगों की तलाशी ली तो पहासू अड्डे पर वाहन चेकिंग कर अपराध नियंत्रण के चलते कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान सीओ सहित अन्य पुलिस बल भी यहां मौजूद रहा। बरेली के आंवला के दराब नगर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने यह सहभागिता करते हुए भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने जहां प्रसाद ग्रहण किया तो बता दें कि पंडित अनमोल शास्त्री की भागवत का यहां प्रभात चल रहा था, जिसके समापन पर भंडारे का आयोजन हुआ तो यहां भगवान की तमाम झांकियां सजाई गई थीं। संभल के गुन्नौर नगर पंचायत के गवां में बसपा कार्यकर्ताओं का रोष देखने को मिला तो यह आक्रोश एक वीडियो वायरल होने के चलते दिखा, जिसमें बहन मायावती और योगी आदित्यनाथ का फोटो वायरल है, जिसमें दोनों की शादी हो गई है ऐसा दर्शाया गया है। इस फोटो के वायरल होने के बाद बसपा नेताओं में रोष है तो वहीं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। विधानसभा चुनाव के चलते सीएम योगी यूपी के बुंदेलखंड पहुंचे, जहां उन्होंने तंजी विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। सीएम योगी ने इस दौरान भाजपा सरकार का गुणगान किया तो साथ ही प्रत्याशी मनीष अनुरागी को वोट की अपील की। भाइयों बहनों, हमारे पास दोनों प्रकार की स्कीम है। दोनों प्रकार की स्कीम इस प्रकार की कि अगर प्रबंध समिति स्वयं विश्वविद्यालय बनाना चाहती है और 20 एकड़ भूमि उनके पास है, वे आवेदन करें, उनको कोई देर नहीं लगेगी। निजी विश्वविद्यालय निर्माण की कार्रवाई स्वयं ही उनके स्तर पर यहाँ पर आगे बढ़ सकती है। अपराधी और माफिया हावी थे और डकैतों का एक पैदल साम्राज्य यहाँ पर संचालित होता है, लेकिन 5 साल के अंदर। इसी के साथ सुमेरपुर में गायत्री तपोभूमि पर पहुंचकर सीएम योगी ने जहां डबल इंजन की सरकार के फायदे गिनाए तो साथ ही रोटीराम महाराज की समाधि पर उनको पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी मनोज प्रजापति के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया तो सीएम ने बुंदेलखंड के विकास की बात को कहते हुए केन बेतवा गठजोड़ बनाने के साथ ग्रामीणों को आवास व अन्य सुविधाएं दिलाए जाने की बात को कहा। इसी के साथ भाजपा प्रत्याशियों को जिताने की अपील भी उन्होंने की। रविदास जी की भी आज 54 जयंती है। इस अवसर पर भी मैं आपको बधाई देता हूँ। और भाइयों बहनों, लोग क्या आप वैक्सीन से परे हैं क्या? आप में से कितने लोगों ने वैक्सीन ली है? सभी लोग हाथ खड़ा करके मुझे बताओ। आपका अभिनंदन। 100% लोगों ने। नमस्कार, ENI न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हरुण सिंह। आज आपको ले चलता हूं राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर जूती बनाने का काम बड़ा मशहूर है और देश भर से लोग राजस्थान की जूती पसंद करते हैं। ये आप मेरे हाथ में देख सकते हैं कि ये हैंडमेड से बनाई हुई जूती है, हाथ से बनाई हुई जूती। ये जो जूती है ये प्योर लेदर की है और प्योर लेदर से बनाई जाती है और सिर्फ 400 साढ़े 400 रुपये में ये बिकती है राजस्थान में और जयपुर में। इसको बनाने में कितना समय लगता है, कितनी कठिन होता है हाथों से बनाना और कितनी की मरम्मत इस पे लगती है, कितने पैसे का गुजारा होता है,
ये जो बनाते हैं मामा मेरे साथ में है। स्वागत है आपका E9 न्यूज़ में। कितने लगते हैं इसको पैसे बनाने में और कितने दिन का समय लगता है? ये बनाने में 4-5 घंटा लग जाता है इसमें, और 300 साढ़े 300 का मेट्रो लग जाता है इसमें। कभी 150 मिल जाता है, कभी 200 मिल जाता है मेरे को। इतने पैसे मिल जाते हैं, इसे गुजारा चला रहे हैं हम। और कुछ हमको अनाज मिल रहा है ना, उससे गाड़ी चला रहे हैं। कोरोना के समय में धंधा बिल्कुल ठप था हमारा, कोई धंधा नहीं था इधर। ये कहाँ बेची जाती है? ये सब जगह बिक्री पूरे राजस्थान, बाहर भी जाती है, जयपुर भी जाती है, गुजरात भी जाती है। जो बड़े उद्योग धंधे आते हैं तो बाहर बेच देते हैं, हमारा तो गुजारा यहीं हो जाता है। आप कितने घंटे लगते हैं आपको बनाने में? 5-6 घंटे लगते हैं इसमें। 5-6 घंटे। दिन में कितने बना लेते हैं? 1 पीस बनाता हूँ मैं दिन भर। कितने की मतलब ये लगती है उसको आमदनी इसमें 300 के आसपास लग जाती है। 200-150 मेरे को मिल जाता है दिन भर में। कितने में बेचते हैं आप? 450 के, कभी ग्राहक 500 भी दे देता, कोई 400 भी दे देता, ऐसे गाड़ी चल जाती है। तो कोरोना के बाद कैसा लगता है? अब कोरोना के बाद में तो लाई चलाई हो रही है थोड़ी बहुत। लोग आ रहे हैं राजस्थान घूमने के लिए? आ रहे नहीं अभी तो, कुछ इधर नहीं आने को। तो लोग नहीं आने से धंधा ठप हो रहा है ना। हाँ। बैठे हैं फालतू, बैठे हैं। हाँ। घर में कितने लोग हैं आपके? 5 हैं, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, 2 आदमी हैं हम। कितने सालों से करते हैं आप? मैं कहा इससे कम से कम 25-30 साल हो गए मेरे को ये धंधा कर, शुरू से यही धंधा कर रहा हूँ मैं। मैं आपको बता दूं, मशीन से जैसा बनाते हैं उसी टाइप से ये जूती बनाई है और हाथों से बनाई है, जैसे कि ऐसा लगेगा कि मशीन से बनाई है। हमारे सामने इन्होंने बना के बताई, वो आप विजुअल में देख ही रहे होंगे कि किस तरह से ये बनाई है जूती। कब से करते हैं आप ये काम? किसने सिखाया आपके? गुरु कौन थे? वो मेरे फूफा जी थे। फूफा जी के पास रहता था, मैं छोटा था, स्कूल छोड़ के मेरे फूफा जी सिखाए थे। उस बाद में यही धंधा कर रहा हूँ मैं। कितनी पढ़ाई हुई आपकी? मैं तो 3री क्लास पढ़ के छोड़ दिया था। अच्छा। पढ़ाई ना, गरीबी थी घर में, जब धंधा सीख गया मैं तो। धंधे आगे आपकी पीढ़ी, आपके बच्चे करेंगे? अब बच्चा तो नहीं कर रहे हैं धंधा। हाँ। बच्चा तो धंधा कर रहा है नहीं है, वो पढ़े 8वीं 10वीं, जो कोई दूसरा धंधा करते हैं। पढ़ाई करेंगे बच्चे? हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे। कोरोना ने एक तरफ देश में हाहाकार मचाया है तो दूसरी तरफ छोटे व्यापारियों की कमर ही तोड़ दी है, जिनका हाथों पर धंधा है, जो हैंडमेड से ये बनाते हैं और ये जूते बनाकर अपना गुजारा करते हैं। और ये पूरे देश में मशहूर हैं राजस्थान के जूते। ये जयपुर डिस्ट्रिक्ट में मामा जी ये बनाते हैं और इसको सिर्फ मात्र 400 रुपये में ये मिल जाते हैं। प्योर लेदर के मात्र 400 से 450 रुपये में ये जूते मिलते हैं। और आप अगर यही शोरूम में अगर जाएंगे तो 2,500 से 3,000 रुपये आपको गिनने पड़ेंगे। इतना है कि वो मशीन से बनाया होगा और आपको नहीं लगेगा कि ये मशीन से नहीं बनाया है, ऐसा लगेगा कि मशीन से ही बनाया है, बट ये हैंडमेड से बनाया है, हाथों से बनाया है, हमारे सामने बिल्कुल बनाया है। कुछ ऐसे ही स्टोरी लेकर हम आगे आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। कैमरामैन संतोष माने के साथ हारून सैयद, जयपुर, राजस्थान।